नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे नव्य अभिजात्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होरेस को अभिजात्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है और उन्होंने अरस्तु के पोएटिक्स के आधार पर अभिजात्यवाद का प्रवर्तन किया। वास्तव में रोम में उच्च वर्ग के करदाताओं के लिए क्लासिक शब्द का प्रयोग होता था और वहीं से साहित्य में भी दो प्रकार का विभाजन दिखाई पड़ा, स्क्रिप्टर क्लासिक्स और स्क्रिप्टर प्रोलिटेरियस। यूं तो सुनिश्चित रूप में अभिजात्यवाद को परिभाषित करने का प्रयास स्वच्छंदतावाद के उदय और अस्त के दौरों में ही हुआ था, किंतु ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही अभिजात्यवाद का स्वरूप निश्चित हो गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में साहित्य पर अभिजात्यवाद का प्रभाव बना रहा। वास्तव में 5वीं से 15वीं शताब्दी तक का समय पूरे यूरोप में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ऐसा समय था जब ईसाई धर्म का ऐसा प्रभाव हो गया था कि साहित्य में रूढ़िवाद का प्रभाव हो गया और धार्मिक मत, इसके साथ साथ अंधविश्वास इत्यादि का प्रचलन बढ़ता चला गया, जिसके कारण साहित्य और कला के मुक्त विकास की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी और इसी कारण साहित्य कला विवेचन तथा साहित्य के सिद्धांत निरूपण की परंपरा लगभग लुप्त हो चली थी। कह सकते हैं कि इस दौरान साहित्य और कला के विकास में एक जड़ता आ गई थी, किंतु यह जड़ता 14वीं-15वीं शताब्दी तक आते आते टूट गई जब रेनेसां जैसा आंदोलन हुआ। रेनेसां एक ऐसा आंदोलन था जिसमें व्यक्ति स्वातंत्र की प्रधानता थी और इसके कारण ही साहित्य और कलाओं में भी मुक्ति की संभावना दिखाई पड़ रही थी, किंतु यह मुक्ति की संभावना भी बहुत दूर तक नहीं बन पाई, क्योंकि फ्रांस में कला की बारेक शैली का प्रचलन हो चुका था, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिवाद का प्राधान्य हो गया था। रेने बेलक कहते हैं कि इसमें व्यक्ति मन की व्याकुलता और आंतरिक तरफ को जिस रूप में व्यक्त किया गया था वह लगभग स्वच्छंदतावाद के ही करीब था। कल्पना तथा स्वतंत्रता क्रमशः जिस अराजकता का रूप लेने लग गई थी, उससे अभिजात्यवाद का पनपना एक स्वाभाविक क्रिया बन गई, क्योंकि जब यह मुक्ति उच्छृंखलता में बदलने लग गई तब अभिजात्यवाद के सिद्धांतों का आरंभ हुआ। अभिजात्यवाद के इस नए उन्मेष को नियो क्लासिसिज्म अर्थात नव्य अभिजात्यवाद का नाम दिया गया। वास्तव में यूनान के संरक्षित विद्वान जब इटली पहुंचते हैं और अपने ग्रंथों का वहीं अध्ययन, अनुवाद, पुनर्व्याख्या करते हैं, तब वहाँ जो बौद्धिक वातावरण बनता है, उस बौद्धिक वातावरण में साहित्य और कला को धार्मिक श्रृंखलाओं से मुक्त होकर स्वच्छंद विकास का अवसर मिलता है। वास्तव में नव्य अभिजात्यवाद का आरंभ सही मायने में 17वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ। फ्रांसीसी शास्त्रवाद का आरंभ बारेक संस्कृति की गैर शास्त्रीयता के विरोध में माना जाता है, क्योंकि रासिन, कार्नीला और बुओलो जैसे रचनाकार और साहित्य शास्त्री साहित्य में फैली अराजकता का विरोध करते हैं। लगभग सभी नवशास्त्रवादियों ने सर्जन की स्वतंत्रता के नाम पर व्याप्त अराजकता के विरुद्ध साहित्य में संयम और प्रतिष्ठा का प्रयत्न करते हैं। क्लासिक आलोचना सिद्धांतों की नींव मुख्य रूप से अरस्तु के काव्यशास्त्र पर होने वाले विवादों और व्याख्याओं से पड़ी। क्लासिक साहित्य का जो यह नया आंदोलन है, जिसे नियो क्लासिसिज्म या नव्य अभिजात्यवाद कहते हैं, इसका संबंध फ्रांस के साथ साथ इंग्लैंड में भी हुआ, जहां फ्रांस में पहले ही अभिजात्यवाद का प्रभाव दिखाई पड़ने लग गया था, वहाँ धीरे धीरे इंग्लैंड और अमेरिका में भी इसका आरंभ होता हुआ दिखाई पड़ता है। फ्रांस में नव्य अभिजात्यवादी प्रवृत्तियों के उभरने की यह वजह बताई जाती है कि पुनर्जागरण का आरंभ भी पहले फ्रांस में हुआ था
और जब नव्य अभिजात्यवादी प्रवृत्तियों का उदय होने लग गया तब इसका क्रम भी फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड और अमेरिका की तरफ दिखाई पड़ता है। फ्रांस के बाद इंग्लैंड में सर फिलिप सिडनी, जिनका समय 1554 से 1586 माना जाता है, ने सर्वप्रथम कुछ क्लासिक मूल्यों को मान्यता दी, परंतु उनकी भी मूल दृष्टि पुनर्जागरणवादी ही थी। इंग्लैंड में अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन, जॉन ड्रैडन इत्यादि ने इसका प्रवर्तन किया और इस प्रवृत्ति की प्रमुख रचना पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसका समय 1711 है, माना जाता है। यूं अधिकतर आलोचकों ने बेन जॉनसन को पहला अंग्रेज विद्वान माना है जिनमें नव्य अभिजात्यवादी प्रवृत्ति अपने पूर्ण रूप में निरंतर दिखाई जाती है, और बेन जॉनसन ने सिद्धांत विवेचन भी किया और होरेस के आर्स पोएटिका का अनुवाद भी किया है। जॉन ड्राइडन ने भी वर्जिल, जुवेनल, ओविड आदि का अनुवाद किया और अपनी रचनाओं में परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के प्रति आस्था का परिचय दिया। इंग्लैंड में नव्य अभिजात्यवादी विचारकों में पोप का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि पोप ने रचनाकार को समाज का दायित्व सौंपा। उनका कहना है कि हर रचनाकार का प्रभाव व्यक्ति और समाज पर पड़ता है, इसलिए रचनाकार को उच्च नैतिक, सामाजिक और सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और व्यवहार की शिक्षा देना चाहिए। वास्तव में शिक्षित मध्य वर्ग के उदय और छापे खाने के विकास के कारण एक बहुत बड़े समुदाय तक साहित्य की पहुंच उनकी चिंता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। यूं तो अलेक्जेंडर पोप बहुत ही खुले विचार के विचारक माने जाते हैं, लेकिन काव्य में नैतिकता और सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों की प्रतिष्ठा वे अनिवार्य मानते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य चिंतन में नव्य अभिजात्यवाद का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था, किंतु यह अभिजात्यवाद से इस रूप में भिन्न था कि अभिजात्यवाद जहां उच्च वर्ग तक ही अपने आप को सीमित रखता था, वहीं नव्य अभिजात्यवाद का प्रसार जन सामान्य तक होने लग गया था। नव्य अभिजात्यवाद को दार्शनिक आधार जर्मनी पहुंचकर 18वीं शताब्दी में मिलता है। गेटे, शिलर, ह्यूम आदि विचारकों के विवेचन में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ह्यूम का समय 1711 से 1746 माना जाता है और ह्यूम का यह कहना था कि मनुष्य की वृत्ति मूलतः पापोन्मुख होती है, इसलिए उसे स्वतंत्रता की नहीं बल्कि नैतिक नियमों की आवश्यकता होती है, और ये नैतिक नियम और मूल्य भी तभी प्रभावी हो सकते हैं जब उनके मापदंड वस्तुपरक और सामाजिक हो, आत्मपरक और आंतरिक नहीं। वास्तव में नव्य अभिजात्यवाद में भी व्यवस्था, स्पष्टता, संतुलन इत्यादि को महत्व दिया गया है और इसीलिए इसमें व्यक्तिपरकता के स्थान पर सामाजिकता को मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। इंग्लैंड में मैथ्यू आर्नल्ड, जिनका समय 1822 से 1889 है, ने मुख्य रूप से साहित्य को जीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया। स्वच्छंदतावाद के पराभव के समय वे समाज को जीवन से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। वे रचना और आलोचना को दोनों को ही सामाजिक प्रतिमानों से जोड़कर देखते हैं। उनका यह कहना है कि काव्य का प्रयोजन मनोरंजन नहीं अपितु लोक कल्याण है और इसीलिए लोक कल्याण के इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि प्राचीन साहित्य का अनुकरण किया जाए, उस प्राचीन साहित्य का जिसमें महान कृतियों तथा मनुष्य के स्थायी मनोवेगों का वर्णन गहन गरिमा, गंभीरता तथा संतुलन के साथ किया जाता है। आर्नल्ड के बाद 20वीं शताब्दी में जिन विचारकों ने नव्य अभिजात्यवाद को नए सिरे से पुनः परिभाषित किया है, उनमें विशेष रूप से इरविंग बेबिट, टी.एस. इलियट और ह्यूम का उल्लेख किया जाता है। टी.एस. इलियट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और सर्वाधिक योगदान नव्य अभिजात्यवाद में इसलिए माना जाता है
क्योंकि उन्होंने कला को वस्तुनिष्ठ माना है। उन्होंने सन 1928 में साहित्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से अभिजात्यवादी कहा। इससे पूर्व वे अपने प्रसिद्ध निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में अपने अभिजात्यवादी सिद्धांतों की स्थापना कर चुके थे। कला को वे वस्तुनिष्ठ मानते हैं और विषय में गरिमा और प्रौढ़ता पर बल देते हैं। इलियट के साथ साथ कई अन्य विचारकों ने वस्तुनिष्ठता की प्रवृत्ति का समर्थन किया है और इसी युग में कुछ और आंदोलनों तथा अनुशासनों द्वारा भी वस्तुनिष्ठता की प्रवृत्ति का समर्थन किया गया है और इनमें एक मुख्य प्रवृत्ति है रूपवादी प्रवृत्ति, जिसमें कविता को मूलतः भाषिक संरचना माना गया है और उसके अध्ययन का आधार अंतर्वस्तु को न मान करके रूपगत विधान को बनाया गया है। वास्तव में नव्य अभिजात्यवाद और अभिजात्यवाद दोनों में ही वैयक्तिकता के स्थान पर सार्वभौमिकता का समर्थन किया गया है। कवि के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह उचित और अनुचित का ध्यान रखे, वह वैयक्तिकता से परे होकर जन सामान्य के लिए सार्वजनीन सिद्धांतों की स्थापना करे और यह जो सार्वजनिकता का पक्ष है यह अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद दोनों में ही समान रूप से लागू होता है। जिस प्रकार अभिजात्यवाद में वैशिष्ट एक्सेलेंस और परमानेंस स्थायित्व को महत्व दिया गया, ठीक उसी प्रकार से नव्य अभिजात्यवाद में भी इन्हीं विशेषताओं को साहित्य के केंद्र में रखा गया है। नव्य अभिजात्यवाद में भी अभिजात्यवाद के ही सिद्धांतों की तरह मुख्य रूप से पुराने मूल्यों का समर्थन किया गया और नए प्रयोगों से बचने की कोशिश की गई है। वास्तव में प्राचीनतावादियों और स्वच्छंदतावादियों के बीच जो विवाद चलता रहा उसमें बेशक फ्रांस की विदुषी मदाम द स्टाल जीत गई थी।